तरक्याती काउंसिल यानी लद्दाख ऑटोनमस हिल डेवलपमेंट काउंसिल के 5वें इंतखाबात में नेशनल कॉन्फ्रेंस और कांग्रेस ने बाजी मार ली है। दोनों को ज्यादा सीटों पर जीत हासिल हुई है। बिम्बत द्रास से नेशनल कॉन्फ्रेंस के उम्मीदवार ने जीत दर्ज की है। पदम से भी नेशनल कॉन्फ्रेंस के उम्मीदवार ने जीत हासिल की है। सिद्धक्षे खंगराल से बीजेपी की पद्मा दोरजे ने जीत हासिल की है। छा से भी बीजेपी को जीत हासिल हुई है। इस तरह से बीजेपी ने कुल 2 सीटें अपने नाम की हैं। पश्चिम से कांग्रेस के उम्मीदवार को जीत हाथ लगी है। ताइसरो से भी कांग्रेस के उम्मीदवार ने जीत हासिल की। रणबीरपुरा सीट पर भी कांग्रेस ने जीत का झंडा गाड़ा। चौस्कोर से कांग्रेस उम्मीदवार ने बाजी मार ली है। योर बाल्टिक से नेशनल कॉन्फ्रेंस को जीत हासिल हुई है। चकताल सीट पर कांग्रेस ने कब्जा किया है। योर बाल्टिक से साबिक काउंसिलर काचू अहमद अली खां को शिकस्त हुई है। नेशनल कॉन्फ्रेंस के टिकट पर 3 मरतबा जीतने वाले आगा सैयद अब्बास रजी को कांग्रेस के उम्मीदवार ने शिकस्त दे दी। बारसो से आजाद उम्मीदवार गुलाम मोहम्मद ने जीत हासिल की। प्रकाजक से कांग्रेस के उम्मीदवार को जीत हाथ लगी है। बारू से कांग्रेस को जीत मिली है। करगिल टाउन सीट नेशनल कॉन्फ्रेंस के नाम हुई है। थसगाम थोनिया सीट से भी नेशनल कॉन्फ्रेंस के उम्मीदवार ने जीत हासिल की है। सलमो से नेशनल कॉन्फ्रेंस के फिरोज अहमद खान को कामयाबी मिली है। शकर से कांग्रेस और पवेन से नेशनल कॉन्फ्रेंस को कामयाबी मिली है। थंगडम्बोर सीट भी नेशनल कॉन्फ्रेंस के नाम चली गई। नहीं, देखिए, डॉक्टर का जो पेशा है भी वो भी समाजी खदमत के लिए है और ये वाला भी समाजी खदमत के लिए। डॉक्टर का पेशा थोड़ा लिमिटेड होता है, पेशेंट्स के साथ होता है। इसमें तो गरीब अमीर जो भी हमारे कॉन्स्टिट्यूंसी के लोग हैं या करगिल के लोग हैं, उनका मुझे वसी पैमाने पर खदमत करने का मौका मिलेगा। बहुत बहुत शुक्रिया। टॉप एक आपके पास टक्कर थी, आप इसको किस नजर से देखते हैं? नहीं, टक्कर तो बहुत टॉप का था, क्योंकि मेरे जो जितने भी कैंडिडेट थे वो बाकी कैंडिडेट हमारे वो सब एक साइड था और मैं अकेला एक साइड था। मगर मेरे जो स्ट्रेटजीज थे, जैसे अब्दुर्रहीम साहब है या मेरे जितने भी लोग हैं यहाँ पे, हुसैन साहब है, बशीर साहब है, मुनीर है, अहमद है, बाकी जितने भी, और हमारे सांगराम में या थसगाम के लोग थे या करसखर के जितने भी मेरे वर्कर्स थे या हमरी के ब्राको के थुईना के, तो उन्होंने इस चैलेंज को कबूल करके मुझे जितवा के दिया। मैं इनका बहुत वोटरों को क्या मैसेज देना चाहेंगे? मेरे वोटरों को मैं ये मैसेज दूंगा कि इंशाल्लाह मैं उनके खिदमतगार बन के ये 5 साल उनके खिदमत करने की कोशिश करूंगा। और उनके ये जीत उनका जीत है, मेरा इसमें इतना रोल नहीं है। मेरे वर्कर्स का, मेरे वोटर्स का जीत है। तो मैं इस जीत पे उनको सबों को मुबारकबाद देता हूँ। मुझे पूरा यकीन था कि मेरे पब्लिक ने मुझे ये 5 सालों में जो मैंने काम किया था उसके हिसाब से मुझे यकीन था। और हंदरमान ब्लॉक से लेके अक्चमल तक के मैं तमाम आवाम का, चाहे जिस पार्टी से भी है, सबका शुक्रिया अदा करता हूँ कि तमाम लोगों ने पीसफुली इलेक्शन ख़त्म किया। उसके लिए मैं उनको मुबारकबाद पेश करता हूँ। किसी भी जगह कोई मतलब अनहोनी बात नहीं हो गया। इसके लिए मैं एज ए सिटिंग काउंसलर सबका शुक्रिया अदा करता हूँ। और इस जीत के लिए ये मेरी जीत नहीं, ये मेरे पूरे आवाम का जीत है, जिसमें गरीब आवाम से लेके, चाहे गरीब हो अमीर हो, सब ने साथ दे के हुंदरमान ब्लॉक से लेके अक्चमल के तमाम आवाम को शुक्रिया अदा करता हूँ कि उन्होंने मुझ पे और एक बार यकीन करके मुझे वोट दे के कामयाब किया। इसके लिए शुक्रिया। इंशाल्लाह मेरा फोकस कुछ चीज़ों पे अभी है, जैसे हुंदरमान ब्लॉक में लिब्रिगेशन पम्प है और एजुकेशन के बारे में है और मेडिकल जो हेल्थ सेंटर, उनके बारे में कुछ ना कुछ अभी मुझे काम करना है। जी, पहले तो आपका बहुत बहुत शुक्रिया। और मैं शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ द्रास के, रणबीरपुरा के कॉन्स्टिट्यूंसी के जितने भी लोग हैं, क्योंकि हमने जब स्टार्ट की थी कैंपेन हमारी 2 महीने पहले, तो हमने बिल्कुल साफ जाहिर किया था ये जो पार्टी है कांग्रेस पार्टी, नेशनल कांग्रेस पार्टी, वो वाहिद एक पार्टी थी रणबीरपुरा डिस्ट्रिक्ट, रणबीरपुरा अपर कॉन्स्टिट्यूंसी में, जिसमें हर मसलक के लोग, हर बैकग्राउंड के लोग, चाहे वो गरीब है, अमीर है, जिस भी मसलक से है, वो सब जुड़े थे इसमें। तो हमने स्टार्टिंग में कहा था अब्दुल समद एक ऐसे नेता है जो हमारे आम आदमी की तरह, हमारे राह चलता हुआ, मेरी तरह, आपकी तरह एक आम आदमी है, जिसको जो बहुत ही मुझे लगता है रणबीरपुरा के लोगों ने दिखा कर दे दिया कि हमारी पहली बार इन द हिस्ट्री ऑफ रणबीरपुरा इलेक्शन जब से हमारे शुरू हुए हैं, पहली बार इतने बड़े मार्जिन से हम जीते हैं। तो 575 का मार्जिन है, जो मुझे लगता है अपने आप में एक साइन है, एक विक्ट्री है और एक साइन है लोगों की तरफ से, एक ये पैगाम है कि वक्त हमारे यहाँ अपर रणबीरपुरा में एटलीस्ट वो बदल चुका है, अब दौर बदल चुका है। लोग
कैंडिडेट को देखते हैं, पार्टी को देखते हैं और खुसूसन हमारे लोगों ने एक गरीब आदमी को, एक आम आदमी को सपोर्ट किया। तो मैं बहुत बहुत शुक्रगुजार हूँ लोगों का। और हिल डेवलपमेंट काउंसिल के इंतखाबात के नतायज सामने आ चुके हैं। इंतखाबात में नेशनल कॉन्फ्रेंस और कांग्रेस ने करगिल में अच्छी कारकर्दगी का मुजाहरा किया है। दोनों जमातों के रहनुमाओं ने हिमायत करने पर करगिल के वोटरों का शुक्रिया अदा किया। जम्मू कश्मीर नेशनल कॉन्फ्रेंस के जम्मू सूबाई सदर और जम्मू कश्मीर प्रदेश कांग्रेस के चीफ तर्जुमान रविंद्र शर्मा ने इसे इंडिया ब्लॉक के तहत अपोजिशन महाज की जीत करार दिया है। उनका कहना है कि करगिल में जीत से अपोजिशन पार्टियों के कारकुनों के हौसले मजीद बुलंद हो गए हैं। उन्होंने बीजेपी को निशाना बनाते हुए कहा कि करगिल इंतखाबात ने यह साबित कर दिया है कि बीजेपी मुस्तकबिल में जम्मू कश्मीर में कोई इलेक्शन नहीं जीतने वाली। देखिए, इसका मेन क्रेडिट जो है वो हम देते हैं लोगों को। वहाँ के लोगों ने जिन मुसीबतों का सामना किया वो आपके सामने है। आज ये जो सरकार जो चल रही है, लोगों में परेशानी है, अनएम्प्लॉयमेंट है, ये दूसरा है। इन तमाम बातों को सामने रखते हुए आज हर जगह पे पूरे हिंदुस्तान के अंदर लोगों ने एक मन बना लिया है कि हमने इस सरकार से कैसे छुटकारा पाना है। और शुरुआत बहुत अच्छी हुई है। मैं समझता हूँ ये एक हमारे लिए एक बहुत संगे बुनियाद है कि हम इस बात को आगे लेके चले कि ये जो हमारा एक अलायंस बना है इंडिया, वो शुरुआत बहुत अच्छी हुई है। तो हमारा जो 10 तारीख को जनाब डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला साहब की सरपरस्ती में यहाँ जो धरना तमाम अपोजिशन पार्टी जो यहाँ की जम्मू कश्मीर की हैं वो एक दिन का धरना दे रही है। और मैं समझता हूँ कि ये जो सरकार है, इनके कान और आंखें खुल जानी चाहिए कि लोग कितनी मुसीबतों में हैं। और जिस डेमोक्रेसी की जो वो दुआई दे रहे हैं, उस डेमोक्रेसी को बहाल करने के लिए ये हम स्ट्रगल शुरू कर रहे हैं। अब हमारी शुरुआत है। ये सिंबॉलिक हमारी लीडरशिप जो तमाम पार्टियों की है, यहाँ पे एक दिन का धरना दे रहे हैं हम यहाँ पे। देखिए, हम डे वन से कह रहे थे कि करगिल में कांग्रेस और नेशनल कॉन्फ्रेंस स्वीप करेगी। ये इंडिया अलायंस के लिए पहली विक्ट्री है। जम्मू कश्मीर से 370 टूटने के बाद, रियासत को तोड़ने के बाद, डिवाइड करने के बाद करगिल से जो संदेश आया वो मैसेज जम्मू कश्मीर पूरे के लिए, देश के लिए। ये इंडिया अलायंस को बधाई है, हमारी लीडरशिप को बधाई है। राहुल गांधी जी खुद लद्दाख और करगिल के दौरे पे पिछले दिनों रहे, बहुत सवाल हुआ। उमर अब्दुल्ला साहब भी वहां गए। और जो इंडिया अलायंस की 3 मेजर पार्टी थी, कांग्रेस और नेशनल कॉन्फ्रेंस, पीडीपी भी इस सहयोग में थी। हम फ्रेंडली भी लड़ रहे थे, लेकिन हमारा गठबंधन भी तय था कि 4 एग्जीक्यूटिव काउंसिलर्स में से 2 नेशनल कॉन्फ्रेंस के, 2 हमारे, और बाकी भी तय हुआ था। लेकिन फ्रेंडली लड़ने के बावजूद भी बीजेपी कहीं नजर नहीं आई। अब वो उन्होंने कई तरीके से वहां प्रयास किया था, लेकिन वहां पे उनका कोई एक आध वो कहेंगे कि फूल खिल गया, लेकिन इतनी बड़ी संख्या में वो कुछ नहीं कर पाए। बीजेपी के लिए ये संदेश है कि आपके जोड़ तोड़ के राजनीति काम नहीं आएगी। लोगों ने करारा जवाब दिया है। इंडिया अलायंस का संदेश साउथ से भी है और नॉर्थ ये सबसे जो संदेश गया है, यही संदेश है। लोग बदलाव चाहते हैं। हम जनता करगिल की को मुबारकबाद देते हैं, इंडिया अलायंस के पूरे टीम को, क्योंकि उसका संदेश जो है गांव-गांव पहुंच गया है। और अपनी पार्टी के सदर अल्ताफ बुखारी ने चीफ सेक्रेटरी के बयान पर कहा है कि उन्हें चोर दरवाजे से नौकरियां फराहम करने के मामले पर बयानबाजी की बजाय कमीशन बिठाना चाहिए था। अल्ताफ बुखारी ने कहा कि मरकज कश्मीर में जमहूरियत को बहाल करने के मूड में नहीं है। बुखारी ने सरकार से मुतालबा किया कि अनंतनाग एनकाउंटर में शहीद हुए DYSP हुमायूं भट्ट के नाम पर रेलवे स्टेशन बडगाम को मंसूब किया जाए। बुखारी ने कहा कि पीडीपी ने अपने दौर में औकाफ को सरकार की तहवील में देने की बड़ी गलती की है। बुखारी का कहना था कि इंडिया अलायंस से कश्मीरियों का कोई फायदा नहीं होगा और वो दफा 370 को हटाने के हक में थे। बुखारी साहब, सबसे पहले एक ही बात हम आपसे जानने की कोशिश करेंगे। गुज़िश्ता रोज चीफ सेक्रेटरी ने कुपवाड़ा जिले का दौरा किया। दौरे के दौरान उन्होंने एक अवामी रिले से खिताब करते हुए ये कहा कि पिछली सरकारों में 2.5 लाख मुलाजमीन जो हैं वो चोर दरवाजे से आए हैं। उन्होंने कहा कि हमें शर्म महसूस हो रही है। सबसे पहले अपनी पार्टी का उस चीज पे क्या मौक़िफ़? ये बहुत बदकिस्मती की बात है कि स्टेट का चीफ सेक्रेटरी ये बयान दे दे कि सब पिछली सरकारों ने 2.5 लाख लोग लगाए हैं। मुझे लगता है आप कामोपेश 3 साल हो गए हैं इनको चीफ सेक्रेटरी, तो इन्होंने क्या किया 3 साल में? इनको तो 3 साल में इसको प्रायोरिटी बना के ही शुड हैव इंक्वायर्ड
एंड टेकन एक्शन। तो मैं तो इसकी नाकामी मानता हूं कि ये चीफ सेक्रेटरी साहब की नाकामी है, अगर ये सच है जो ये कहते हैं। क्योंकि तनख्वाह, ये पहले फाइनेंस सेक्रेटरी थे, ये कैसे रिलीज करते थे फिर तनख्वाह, और मुख्तलिफ ओहदों पे रहे। तो ये सियासी लीडरों के बयान तो ठीक है, लेकिन एक चीफ सेक्रेटरी ऐसा बयान दे दे तो मुझे लगता है कि इस पे फिर गवर्नमेंट को एक कमीशन बनाना चाहिए और ताकि सच सामने आ जाए। एलजी साहब ने एक और बयान जारी कर दिया गुज़िश्ता दिनों। उन्होंने कहा कि अगर खुफिया सर्वे की जाए तो जम्मू कश्मीर में 80% लोग इलेक्शन नहीं बल्कि यही सरकार चाहते हैं। अपनी पार्टी क्या कह रही है? एलजी साहब शायद इस लिहाज से सही हैं कि उनको लगता है कि उनके लिए उनकी रियासत में जहां के वो है जगह नहीं है, तो इसलिए उनको लगता है कि उनके लिए ये फुल टाइम जॉब है। अगर उस लिहाज से वो देखें तो फिर सही है, लेकिन अगर इस लिहाज से देखें कि जमहूरियत इस मुल्क की बुनियाद है और इस मुल्क में जमहूरियत के बिना कोई चीज नहीं चल सकती है। अगर ऑटोक्रेसी की ही जरूरत होती तो फिर कश्मीरियों के पास 1947 में ऑप्शंस थे। बुखारी साहब, इलेक्शन जो है, फिलहाल इलेक्शन लग रहा है कि नहीं हो पाएगा, पार्लियामेंट इलेक्शन है, क्या अपनी पार्टी अलहदा तौर इलेक्शन लड़ेगी या चिमिगुइयां जो हो रहे हैं कि इलेक्शन में जो है अपनी पार्टी किसी की मदद करने जा रही? असेंबली चुनाव का सवाल है, मुझे लगता है जो एलजी साहब के बयानात भी हैं, मुझे नहीं लगता है कि ये लोग इंटरेस्टेड ही हैं डेमोक्रेसी को रेस्टोर करने के लिए, यहाँ लोगों को अपनी चुनी हुई सरकार देने के लिए। लेकिन जब भी इलेक्शन होंगे 2 साल बाद, 1 साल बाद, 4 साल बाद, 3 महीने बाद, तो हम तो लड़ेंगे। जमात अगर बनाई है तो लोगों के लिए ही बनाई है। अगर हमारी जमात की जरूरत नहीं होती तो हम 2020 में घर में ही बैठे होते, नहीं निकले होते। हालात ने हमें सामने आने पे मजबूर किया, क्योंकि जितनी भी सियासी जमातें यहाँ तब तक थी, उन्होंने वक्तन फवक्तन लोगों को धोखा ही दिया हुआ है। और पिछले 47 साल की सभी सियासी जमातों ने लोगों को फायदे की बजाय नुकसान ही दिया है। तो आपको क्या लग रहा है, जिस तरह बात हो रही है कि जब अगर इलेक्शन हो पाते हैं तो शायद आप पीपल्स कॉन्फ्रेंस और अपनी पार्टी मुश्तरका तौर पर उम्मीदवार खड़ा करेगी, फिर इलेक्शन में हिस्सा लेगी, इस तरह का कुछ है? ऐसी तो मैंने तो आज तक नहीं ये सुना। और हम अलग अलग दोनों जमातें हैं, और जहां तक पीपल्स कॉन्फ्रेंस का ताल्लुक है वो तो 40-45 साल पुरानी जमात है। हमारी एक नई जमात है, नई सोच के साथ आई है, नए हालात में आई है, और इन हालात में ऐसा नागुज़ीर बनता है कि हम अपने वोटर को मायूस करें। हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि हम अपने वोटर के लिए खड़े रहें, और ताकि वो ये दिखाए कि वो नया वोटर है और नई सोच के साथ है। और पीपल्स कॉन्फ्रेंस के सीनियर नायब सदर अब्दुल गनी वकील ने उनकी पार्टी को बीजेपी की बी टीम कहने पर अपोजिशन जमातों को निशाना बनाया। उन्होंने कहा कि इन इल्जामात में कोई सदाकत नहीं है। अब्दुल गनी वकील ने कहा कि नेशनल कॉन्फ्रेंस और पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी ने ही माजी में बीजेपी के साथ इत्तेहाद किया था। अब्दुल गनी वकील जम्मू में कारकुनों के इजलास में शिरकत के बाद न्यूज 18 से बात कर रहे थे कि यही पार्टी जो है, जो आज आपको जम्मू कश्मीर में दिख रहा है, चाहे टर्मोइल है, चाहे जो भी सूरत हाल है, इक्तिसादी बहरान है, इसकी जिम्मेदार यही लोग हैं। क्योंकि ये लोग जो है काफी उर्से तक एक तो इक़्तिदार में रहे, और दूसरा उन्होंने लोगों को गुमराहकुन नारे देकर लोगों का इस्तेसाल किया। अब ये उसकी कोशिश कर रहे हैं कि वो जो दाग उन पर लगा हुआ है वो हट जाए। लिहाजा हम इसलिए ये नहीं बुला रहे हैं, क्योंकि अब अगर देखेंगे खासकर कश्मीर में इन पार्टीज को जो मेन अपोजिशन है वो पीपल्स कॉन्फ्रेंस, हर जगह उनका मुकाबला पीपल्स कॉन्फ्रेंस के साथ है। इसलिए वो जब हमें अपना पॉलिटिकल अपोनेंट समझते हैं और उनका आपस में इत्तेहाद है, इलेक्टोरल अलायंस की जो उनकी परंपरा रही है, चाहे कांग्रेस के साथ, अब पीडीपी के साथ भी उनका अलायंस चल रहा है, इसलिए ये एक किस्म का एक गठजोड़ है इक़्तिदार पर काबिज होने के लिए दोबारा। बाकी ये जो नारे दे रहे हैं, आप देखते हैं कभी कभी जो भी उनको मेन अपोजिशन लगता है उसको ये हमेशा बीजेपी के साथ जोड़ते हैं। लेकिन मैं आपके माध्यम से उनसे पूछना चाहता हूँ, क्या बीजेपी उस वक्त ठीक थी जब उमर साहब वजीर खारजा थे, ममलिकत वजीर खारजा थे बीजेपी हुकूमत में?
क्या उस वक्त बीजेपी ठीक थी जब महबूबा जी और मरहूम मुफ्ती साहब चीफ मिनिस्टर बीजेपी के सपोर्ट से थे? तो ये दुगली पॉलिसी अब लोगों के सामने आ गई है उनकी, कि जिनको ये स्ट्रांग अपोनेंट समझते हैं उनको ये जोड़ते हैं बीजेपी के साथ, लेकिन खुद उन्होंने इख्तियार किया है शेयर बीजेपी के साथ। और जम्मू कश्मीर में माजी की हुकूमतों के जरिए बैकडोर भर्तियों से मुतालिक चीफ सेक्रेटरी के बयान पर नेशनल कॉन्फ्रेंस के चीफ तर्जुमान तनवीर सादिक ने कहा कि सरकार के पास तमाम इदारे और एजेंसियां मौजूद हैं, ऐसे में इन्हें दिखाना चाहिए कि किन लोगों ने बैकडोर भर्ती की है। तनवीर सादिक ने कहा कि सरकार यहां इलेक्शन करा ले तो पता चलेगा कि लोग किसके साथ हैं। उनके पास सारे इदारे हैं, वो बताएं। इसका मतलब है जिस तरह अगर हर कोई बैकडोर अपॉइंटमेंट है तो क्या वो बैकडोर अपॉइंटमेंट वालों के ऊपर हुकूमत चला रहे हैं? ये कितना बचकाना एक स्टेटमेंट है इन लोगों का। आपके पास सारे इदारे हैं, आप सारी गवर्नमेंट की एजेंसीज आपके पास है, तो मुझे एक दिखाइए ना। अगर मैं नेशनल कॉन्फ्रेंस की बात करूंगा कि नेशनल कॉन्फ्रेंस ने कोई भी ऐसी चीज नहीं किया जिसमें बैकडोर अपॉइंटमेंट, वो कुछ भी बताएं। सबसे इंपॉर्टेंट है उनके पास एजेंसीज है, वो पता है कहाँ गलती हुई है। इसीलिए मैं कह रहा हूँ आप एक बार इलेक्शन करें। अगर लोग हमसे खफा हैं तो हमें वोट नहीं देंगे, अगर लोग हमसे खुश हैं और इनसे खफा हैं तो इनको यहाँ से जम्मू कश्मीर से बाहर निकाल देंगे। आज पावर क्राइसिस है। आज आपने 9000 जो ये हैं जो जिनको कह रहे हैं कि आपने अलॉट किए हैं ज़मीन, कौन है वो लोग पूछना चाहते हैं। यहाँ आवाम है जो लोग पूछना चाहते हैं हुकूमत से, लेकिन आगे कोई है ही नहीं, आगे ब्यूरोक्रेसी चल रही है। तो इसीलिए मुझे लगता है कि इलेक्शन का मौका है और इलेक्शन होना चाहिए। और भारतीय जनता पार्टी जम्मू कश्मीर के सदर रविंद्र रैना ने रामबन और बानीहाल का दौरा किया और पार्टी वर्करों के भारी इज्तिमा से खिताब किया। बानीहाल में रविंद्र रैना ने कहा कि वजीर आजम नरेंद्र मोदी के अहकामात के मुताबिक बीजेपी 24 अक्टूबर से गांव-गांव जाकर आम लोगों से मिलने और उन्हें जमीनी सतह पर मरकजी हुकूमत की जानिब से चलाई जाने वाली स्कीमों के बारे में आगाही देगी। उन्होंने कहा कि भारतीय जनता पार्टी तमाम इंतखाबात के लिए तैयार है और इलेक्शन का फैसला इलेक्शन कमीशन को लेना है। 24 अक्टूबर से एक बड़ा अभियान जम्मू कश्मीर में ले रही है। जम्मू कश्मीर के हर पंचायत में, हर गांव में भारतीय जनता पार्टी का जनसंपर्क अभियान शुरू हो रहा है। मास कांटेक्ट प्रोग्राम जो हम मासिस के साथ, अवाम के साथ गांव-गांव और पंचायत में जाकर गुफ्तगू करेंगे कि जो काम नरेंद्र मोदी साहब की सरकार ने पिछले 9-9.5 साल में किए हैं, पूरे जम्मू कश्मीर के अंदर जो जबरदस्त डेवलपमेंट मोदी साहब की मेहरबानी से हो रही है, जो जम्मू कश्मीर में अमनो अमान, खुशहाली, ये सब मोदी साहब की देन है। और आज पूरे जम्मू कश्मीर के अंदर एक खुशनुमा माहौल है, ये सब मोदी साहब की देन है। और जम्मू कश्मीर के हर गांव में, हर पंचायत में भारतीय जनता पार्टी के वर्कर्स जाएंगे। सयाहती मकाम गुलमर्ग में काम कर रहे टूरिस्ट गाइड्स ने गंडोला केबल कार के मैनेजिंग डायरेक्टर राजा याकूब और गवर्नर इंतजामिया से अपील की है कि वो गंडोला के सेकेंड फेज के लिए जारी करदा उस ऑर्डर को वापस ले लें या उस पर नजरसानी करें, जिसमें कहा गया है कि टूरिस्ट गाइड्स रोजाना की बुनियादों पर टिकट हासिल करके गंडोला के सेकेंड फेज पर सयाहों के साथ जा सकते हैं। यानी टूरिस्ट गाइड्स को भी टिकट लेना होगा और हर दिन लेना होगा, ये इस ऑर्डर में है। टूरिस्ट गाइड्स का कहना है कि पहले इन्हें केबल कार से खुसूसी पास फराहम होते थे, जिसके लिए वो पहले फीस भी अदा करते थे। ताहम गुज़िश्ता रोज से यह सिलसिला बंद कर दिया गया, जिससे टूरिस्ट गाइड्स के साथ साथ सयाहों को भी मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। उन्होंने गवर्नर इंतजामिया से अपील की है कि गुज़िश्ता तरीक़ेकार पर ही गंडोला केबल कार को चलाया जाए। अचानक एक ऑर्डर निकाला, जो ऑर्डर बिल्कुल आलमिया हमारे लिए, पूरे इलाके के लिए एक दुखद खबर है। उस ऑर्डर में ये लिखा है कि किसी भी सर्विस प्रोवाइडर को सेकंड फेज के लिए अलाउ नहीं किया जाएगा, चाहे कोई पास होल्डर हो। जिस तरह वहाँ पे सिलेज वाले काम करते, आप वो ईयरली पास निकालते, या स्की एसोसिएशन के कुछ लड़के वहाँ पे पास करते जो ईयरली पास निकालते हैं, पर मंथ वो 10,000 रुपया गंडोला को पे करता है एक बंदा। तो जिस तरह गाइड का भी, जहाँ पे जब जो टूरिस्ट गाइड यहाँ पे होते हैं वो टूरिस्ट के साथ ऊपर आते हैं, पूरा उन्होंने
एक ऑर्डर निकाला कि किसी को कोई भी अलाउड नहीं होगा जो टूरिस्ट के साथ वहाँ पे विजिट करेगा विदाउट टिकट। गुलमर्ग में काम करने वाले जितने भी स्टेक होल्डर्स हैं या जनरल पब्लिक है, उनके खिलाफ एक ऑर्डर पास किया गया है कि जो भी गुलमर्ग में काम करते हैं विदाउट टिकट कोई भी गुलमर्ग के सेकंड फेज में ट्रैवल नहीं कर सकता है। उसमें स्कीइंग है, स्लेज है, स्नो बाइक है, या जो भी एसोसिएशन स्टेक होल्डर मजदूर वहाँ पे काम करते हैं, ये ऑर्डर उनके खिलाफ है। अब हम यही रिक्वेस्ट करते हैं जेके एडमिनिस्ट्रेशन से, हायर अथॉरिटी से कि जैसे 1998 से चलता आया है वैसे ही चलने दीजिए, ताकि हमारे जो एजुकेटेड यूथ है यहाँ पे या जो गरीब आवाम है यहाँ पे वो अपने दो वक्त की रोटी कमा सके। हमारे मैनेजमेंट से गुजारिश ये है कि जैसे पहले चलता था वैसे चलने दो, क्योंकि इससे बहुत सारे लोगों के रोजगार पे असर पड़ेगा। नॉर्मली 25,000 फैमिली इसके ऊपर डिपेंडेंट है। आने वाला जो विंटर सीजन है तो कैसे चलेगा विंटर सीजन? इनका गवर्नमेंट का काम रहता है कि टूरिज्म के साथ हम जुड़े। तो आज जैसे कि गंडोला डिपार्टमेंट ने ऑर्डर निकाला, इसका मतलब ये हमें रोजगार से बेरोजगार कर रहे हैं। तो हमारा जो डिमांड है, हमारी डिमांड ये रहेगी मैनेजमेंट से कि जल्दी इस ऑर्डर को वापस लिया जाए ताकि हमारे रोजगार। मरकजी वजीर महेंद्रनाथ पांडे ने डिप्टी कमिश्नर पुलवामा डॉक्टर बुशारत कय्यूम और दीगर कई अफसरान के हमरा इंडियन इंटरनेशनल जाफरान ट्रेड सेंटर जसू पापोर का दौरा किया। इन्होंने सेंटर के प्रोसेसिंग यूनिट से किसानों को दी जाने वाली मुख्तलिफ पोस्ट हार्वेस्ट सहूलियात का जायजा लिया। इन्होंने प्रोसेसिंग यूनिट में स्टिग्मा सेपरेशन, पैकिंग के अलावा री ऑक्शन सेंटर का भी यानी ई ऑक्शन सेंटर का भी जायजा लिया। इन्होंने जाफरान उगाने वाले किसानों से मीटिंग भी की। किसानों ने अपने मसाइल इनके सामने रखे, जिस पर वजीर ने हर मुमकिन मदद का यकीन दिलाया। सरकार की तरफ से जो कोशिशें हो रही हैं कि हमारा नंबर 1 कोशिश कि हमारा कश्मीर का जो सैफरान है, दुनिया का सबसे मशहूर सैफरान, वो हाई क्वालिटी का सैफरान जीआई टैग के साथ भारत और दुनिया में पूरी प्रामाणिकता, मतलब एक जिसको कह सकते हैं कि उसमें कोई भी मिलावट ना आए। और ये किसान जो यहाँ मेहनत कर रहे हैं, जो यहाँ के सैफरान ग्रोअर्स हैं, उनकी जो चाहत है कि हमारी इस क्वालिटी में कोई ऐसी खराबी ना आए, तो उसके लिए भारत सरकार ने ये जो पार्क डेवलप किया है, हर कोशिशें हैं उसको रूबरू देखने के लिए हम यहाँ उपस्थित हुए। जो जहाँ पर अभी पूरा बिका नहीं है, उसको बिकाने के लिए हमें कितनी और सुविधाएं की जरूरत है, उतनी कितनी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की जरूरत है, वो सारी चीजें विस्तार से डिस्कस हुई मिनिस्टर साहब के साथ। उन्होंने आश्वासन दिया है कि मैं आपका जो ये मसला है इसको मैं प्रायोरिटी पर सेंट्रल गवर्नमेंट के जो इसके अहदेदार है, एग्रीकल्चर मिनिस्टर हैं, डिप्टी एग्रीकल्चर, उनके साथ में विस्तार से ये आपके जो सभी गुजारिशात है इनको मैं वहां पर पहुंचा के इनका। और इसी के साथ इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही, लेकिन न्यूज़ 18 JKLH पर लगातार बड़ी और अहम खबरों का सिलसिला जारी रहेगा।